मुखिया जी, ये रहा आपका मुजरिम। अब बोलिए, क्या सजा देना है इसे? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और डाल दीजिए जेल में। इसने सभी गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पक्का मुझे फंसाया जा रहा है। तभी वहां प्रभाकर आ जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये बल्लू चोर नहीं है। चोर तो ये मुखिया है। अगर आपको पकड़ना है तो इस मुखिया जयपाल को पकड़िए। यही है जिसने सभी गांव वालों को लूटा है। ये कहानी शौर्यनगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां हर कोई एक खुशहाल जीवन जीता था। इसी गांव में बल्लू नाम का मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था, जो गांव के जमींदार प्रभाकर के यहाँ काम करके अपना घर चलाता था। बल्लू के परिवार में बल्लू के साथ उसकी माँ रहती थी, जिनकी तबीयत आए दिन बहुत खराब रहती थी। शौर्यनगर गांव में हाल ही में मुखिया का चुनाव हुआ था, जहां इस बार जयपाल को गांव का मुखिया बनाया गया था। जयपाल को इस बार मुखिया सिर्फ इसलिए बनाया गया था क्योंकि उसने गांव वालों को बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि वो गांव में पक्की सड़कें और उच्च स्तर के अस्पताल और स्कूल बनवा देगा। गांव के लोगों ने भी गांव के तरक्की के चलते जयपाल को भारी मतों से गांव का मुखिया बना दिया था। जयपाल की छवि वैसे तो गांव वालों के सामने बहुत ईमानदार और नेक दिल प्रकार की थी, पर वो बहुत लालची और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जयपाल को गांव का मुखिया बने अब महीने भर से ऊपर हो चुका था, परंतु उसने अपने वादों के मुताबिक अभी एक भी काम शुरू नहीं किया था। एक दिन इसी सिलसिले में गांव के पंचायत के कुछ सदस्य आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई गिरधर, गांव के सर्वसम्मति से जयपाल गांव का मुखिया तो बन गया है, परंतु उसने अब तक अपने वादों के हिसाब से किसी भी काम की शुरुआत नहीं की है। हाँ भाई, पर तुम काम की बात कर रहे हो। मुखिया बनने के बाद तो मुझे लगता है कि वो अब तक किसी को नजर भी नहीं आया है। भाई, पर ऐसे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया तो हम गांव के पंचों पर भी लांछन लगेगा कि हमने गलत व्यक्ति का साथ देकर उसे मुखिया बना दिया। हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो। हमें उससे मिलकर इस सिलसिले में बात तो करनी होगी। तो कल चलते हैं हम दोनों, एक बार मिलकर आते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं मुखिया जयपाल जी। अगले दिन प्रभाकर और गिरिधर जयपाल से मिलने उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं, परंतु दोनों उसके घर के बाहर ही रुक जाते हैं। गिरिधर भाई, हम आ तो गए हैं, परंतु हम उससे बोलेंगे क्या? भाई, ज्यादा कुछ नहीं। हम उसे कहेंगे कि हम बस उसका हाल चाल लेने आए हैं और बातों बातों में उसने किए वादों के बारे में पूछ लेंगे। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा, ताकि उसे ये लगे कि हम बस उसका हाल चाल लेने आए, और उसी बीच गांव में काम करने की उसकी मंशा भी जान लेंगे। फिर क्या था, प्रभाकर और गिरिधर दोनों जयपाल के घर के अंदर पहुंच जाते और उसके घर का नाक नक्शा देखकर दोनों के दोनों दंग रह जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि जयपाल का घर नए सामान से भरा पड़ा था। जयपाल की स्थिति देखकर दोनों हैरान रह गए, परंतु इस बारे में दोनों ने उससे कुछ भी नहीं कहा और उसका हालचाल लेने लगे। जयपाल जी, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ प्रभाकर भाई, सब मस्त है ऊपर वाले की दुआ से। और आप बताइए, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं नहीं, बस कुछ दिनों से आपको देखा नहीं था तो सोचा आपका हाल चाल लेते चले। वो हम दोनों बस आपके घर के पास से ही गुजर रहे थे, तो सोचा आपसे मिलते चले। जयपाल भाई, आप काफी व्यस्त लग रहे हैं। कहीं हमने आपको परेशान तो नहीं कर दिया अचानक आकर? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो थोड़ा गांव के कामों में व्यस्त रहता हूँ, तो ज्यादा बाहर आप लोगों से मिल नहीं पाता। और जब से मुखिया बना हूँ, तब से शहर आना जाना लगा रहता है। कभी कभी तो गांव के काम के सिलसिले में वहीं रुकना भी पड़ जाता है। अच्छा जयपाल भाई, तो कहाँ तक बात पहुंची? शहर आने जाने का कुछ फायदा हुआ या नहीं? प्रभाकर की बात जयपाल भली भांति समझ गया था, पर वो अनजान बनने लगा। कहाँ तक बात पहुंची? इसका क्या मतलब हुआ प्रभाकर भाई? वो आपने मुखिया बनने से पहले जो वादे किए थे कि सड़कें बनेंगी, स्कूल और अस्पताल बनेंगे, उन्हीं वादों के सिलसिले में शहर आना जाना लगा है ना? हाँ भाई, उन्हीं वादों के सिलसिले में तो इतना भाग दौड़ कर रहा हूँ। तो कहाँ तक बात पहुंची? क्या लगता है कब तक शुरू करेंगे आप ये काम? देखिए भाई, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर सरकारी फंड में कुछ देरी हो रही है। आप तो जानते हैं, कागजी काम में कितना वक्त लगता है। सही कहा आपने भाई,
लेकिन गांव के लोग सवाल करने लगे हैं कि मुखिया बनने के बाद तो आपका दिखना ही बंद हो गया है। उन्हें तो इस बात का डर है कि आप कुछ करेंगे भी या नहीं। और आप तो जानते ही हो कि आपके मुखिया बनते समय हमने आपका बहुमत से साथ दिया था, तो हमें डर है कि कहीं ये बात हमारे ऊपर ना आ जाए। गिरिधर की ऐसी बातें सुनकर जयपाल परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। अब इन लोगों को यहां से बहला फुसलाकर यहां से भगाना पड़ेगा, वरना बातों बातों में इन्हें मुझ पर कहीं शक ना हो जाए। गिरिधर भाई, आप चिंता मत करिए। मैंने जो जो वादे किए हैं उन सभी को मैं पूरा करूंगा, और आप लोग गांव वालों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। कुछ दिनों में जब वो लोग गांव का बदला हुआ स्वरूप देखेंगे तो गांव के सभी लोगों को मुझ पर भरोसा हो जाएगा। आप तो जानते ही हो ना, अच्छे काम को थोड़ा समय तो लगता है, तो बस कुछ समय रुक जाइए और फिर चमत्कार देखिए। ठीक है जयपाल भाई, पर देखिए थोड़ा कुछ जल्दी हो सके तो अच्छा रहेगा, और हो सके तो छोटे मोटे कामों की शुरुआत हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जी भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द गांव के काम शुरू हो जाए। फिर क्या था, जयपाल से बात करके प्रभाकर और गिरिधर दोनों उसके घर के बाहर आकर आपस में बात करने लगते हैं। गिरिधर भाई, एक बात बोलूं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मुखिया बनने से पहले इस जयपाल का घर कुछ और था और आज कुछ और है। हाँ भाई, बात तो तुम पते की कह रहे हो। मुझे भी उसके घर के साजो सामान को देखकर कुछ गलत तो लग रहा है। हमें इसके हरकतों पर नजर रखनी होगी, कहीं ये कोई गलत काम ना कर रहा हो जिसकी वजह से पूरे गांव को पछताना पड़ जाए। हाँ भाई, क्योंकि अगर ये कोई गलत काम करेगा तो इसके साथ तो हमें भी घसीटा जाएगा, क्योंकि हम भी तो इसके जीत में बहुत बढ़ चढ़कर मनोरंजन कर रहे थे। गिरिधर और प्रभाकर के मन में जयपाल को लेकर शक बढ़ते जा रहा था। उन्होंने तय किया कि वो जयपाल की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अचानक अब गांव में चोरियां होनी शुरू हो चुकी थीं। चोर कभी किसी के यहाँ से पैसे चुरा लेते थे तो कभी किसी के यहाँ से उनके घर का महंगा सामान। ये सारे चोर मुखिया जयपाल के आदमी थे। वो गांव में सभी के यहाँ चोरी करवा रहा था ताकि कुछ समय में सभी लोग परेशान हो जाएं और सभी गांव वालों की मालिया हालात खस्ता हो जाए। फिर वो लोग इसके पास आकर पैसे उधार लें और उसके बदले ये उनकी जमीन अपने पास रख सके। धीरे धीरे चोरियों की वारदात बढ़ने के कारण गांव के सभी लोग परेशान होने लगे थे। इसी बीच एक दिन बल्लू के घर भी चोरी हो जाती है, परंतु उस वक्त वो सोया हुआ था, जिस कारण उसे अब तक इसकी भनक नहीं लगती है। चोरी की अगली सुबह बल्लू देखता है उसकी माँ की दवाई खत्म हो गई है। माँ की दवाई तो खत्म हो चुकी है, मुझे अभी जाकर लानी होगी। बल्लू दवाई लेने के लिए जब पैसे अपने पैसों के डिब्बे से निकालने जाता है तो देखता है पैसों का डिब्बा पूरा खाली है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर पर भी चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? मुझे जल्द से जल्द घर का और सामान भी देखना होगा। चोरी का पता लगने पर बल्लू घर का बाकी सामान का जायजा लेने लगता है। बल्लू जैसे ही अलमारी खोलता है वो देखता है वो भी पूरी तरह से खाली है। अब बल्लू बुरी तरह से परेशान हो जाता है। चोरों ने पैसों के साथ साथ मेरे माँ के गहने भी चुरा लिए। अब मैं माँ से क्या कहूंगा? माँ को चोरी की बात पता चली तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। मुझे ये बात माँ को बिना बताए जल्द से जल्द मुखिया जी के पास जाना होगा और उन्हें इस चोरी के बारे में बोलना होगा। अब वो ही मेरी मदद कर सकते हैं। फिर क्या था, बल्लू अपनी माँ को चोरी की बात न बताते हुए सीधे मुखिया जयपाल के घर के लिए निकल जाता है। कुछ देर में वो मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। बल्लू को देखकर मुखिया बोलता है, अरे बल्लू भाई, कैसे हो? सब ठीक तो है? अचानक कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे घर में चोरी हो गई है। चोरों ने मेरे सारे पैसे और माँ के थोड़े बहुत जो गहने थे उन्हें भी चुरा लिए। मैं बहुत परेशान हूं। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती है, अब उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। आपसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं। बल्लू की बात सुनकर वैसे तो जयपाल को फर्क नहीं पड़ता है, पर वो बल्लू के सामने दिखावा करने लगता है। क्या तुम्हारे घर भी चोरी हो गई? ये तो बहुत बुरा हुआ बल्लू। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। मैं जल्द से जल्द इन चोरों को पकड़ने का इंतजाम करता हूं। मुखिया जी, जो भी करना है जल्दी कीजिए। मैं बहुत गरीब हूं।
मैंने किसी तरह मेहनत मजदूरी करके वो पैसे बचाए थे ताकि माँ का शहर जाकर इलाज करा सकूं, पर वो भी चोरी हो गए। माँ को तो अभी तक ये पता भी नहीं है। अगर उनको पता चला तो वो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाएंगी। बल्लू भाई परेशान मत हो, मैं बोल रहा हूं ना। मैं आज ही जाकर इंस्पेक्टर साहब से मिलकर आता हूं और गांव में गश्त बढ़ाने बोलता हूं। हाँ मुखिया जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उन चोरों को जल्दी से पकड़ के मुझे मेरे पैसे और गहने वापस दिलवा दीजिए। बल्लू मुखिया की बात सुनकर थोड़ी राहत महसूस करता है और वहां से निकल जाता है। बल्लू इसी परेशान हालत में जमींदार प्रभाकर के यहाँ खेत पर काम करने चला जाता है। पर बल्लू जब वहां पहुंचा तो उसको परेशान देखकर प्रभाकर ने उससे पूछा, क्या हुआ बल्लू? इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? हाँ सेठ जी, कल रात मेरे यहां भी चोरी हो गई। चोरों ने घर से सारे पैसे और माँ के गहने दोनों चुरा लिए। अब मेरे पास माँ के दवाई के लिए भी पैसे नहीं हैं। बल्लू, तू उसकी चिंता मत कर। माँ के दवाई के पैसे मैं तुझे अभी दे देता हूँ। प्रभाकर तुरंत कुछ पैसे बल्लू को दे देता है। धन्यवाद सेठ जी, आपने ये पैसे देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। धन्यवाद छोड़, पर पहले ये बता, पुलिस में रपट लिखाई या नहीं अब तक? नहीं सेठ जी, अभी तो नहीं। बस मुखिया जी को बोल दिया है, तो उन्होंने दिलासा दिया कि वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़वा कर मुझे मेरे पैसे और गहने लौटा देंगे। अच्छा ठीक है, तू आज काम रहने दे। जा पहले माँ की दवाई लेकर घर चले जा। तब तक मैं भी मुखिया से मिलकर इन बढ़ते चोरी के सिलसिले में बात करके आता हूँ। फिर क्या था, बल्लू वहां से अपने घर निकल जाता है और प्रभाकर गिरिधर से मिलने चला जाता है। प्रभाकर गिरिधर से मिलने जाता है और उसके घर के बाहर पहुंचकर आवाज लगाता है, गिरिधर भाई सुनो, बाहर आओ। प्रभाकर की आवाज सुनकर गिरिधर अपने घर के बाहर आ जाता है। अरे प्रभाकर भाई, क्या हुआ? इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? गिरिधर भाई, अब मामला गंभीर होता जा रहा है। गांव में चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो बल्लू के घर पर भी चोरी हो गई है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। बल्लू पहले ही गरीब है, उस पर ये चोरी। मुखिया ने कुछ कहा इस बारे में? बल्लू ने तो मुखिया को अपनी समस्या बताई और मुखिया ने उसे बस आश्वासन दिया है। पर मुझे शक है कि इस चोरी के पीछे कुछ और ही खेल है। जयपाल की हरकतें पहले से ही संदिग्ध लग रही थीं। हाँ, वो चोरी के बाद भी इतना बेफिक्र दिख रहा है। लगता है इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। प्रभाकर और गिरिधर आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां गांव के एक और बुजुर्ग आ जाते हैं। अरे प्रभाकर और गिरिधर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सुना कि चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई बाहरी है या ये गांव का ही कोई आदमी है? चाचा जी, हम भी यही सोच रहे हैं। पर एक बात है, जब से जयपाल मुखिया बना है तब से गांव में ऐसी घटनाएं शुरू हुई हैं। हो सकता है इसमें उसका भी हाथ हो। मुखिया जयपाल, पर क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? चाचा जी, मुखिया बनने के बाद जयपाल का रहन सहन अचानक बदल गया है। उसका घर महंगे सामान से भरा पड़ा है और अब ये चोरियां, सब कुछ संदिग्ध लग रहा है। अगर ऐसा है तो हमें उसके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। बिना सबूत के गांव वाले हमारा साथ नहीं देंगे। पर सबसे पहले तुम एक काम करो, एक बार उससे मिलकर चोरी की बढ़ती वारदात के सिलसिले में बात करके आओ और देखो वो क्या बोलता है। अगर लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, फिर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देना। हाँ, सही कहा चाचा आपने। हम पहले एक बार उससे मिलकर आते हैं। अगर कोई गड़बड़ लगी तो हम सबूत जुटाना शुरू कर देंगे। फिर क्या था, प्रभाकर और गिरिधर ने अगले ही दिन मुखिया जयपाल से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वो दोनों जयपाल के घर पहुंच जाते हैं। जयपाल जी नमस्ते। अरे प्रभाकर भाई और गिरिधर जी, आइए। क्या बात है, इतने सुबह कैसे आना हुआ? मुझसे कोई खास काम? जयपाल जी, कोई खास काम तो नहीं है, पर गांव में लगातार बढ़ती चोरियों को लेकर हम काफी चिंतित हैं। गांव के लोग भी परेशान हैं। हमें लगा कि इस पर आपसे बात करनी चाहिए, इसीलिए आपसे मिलने चले आए। गिरिधर को भी चोरी की बात करते देख जयपाल सोचने लगता है। अब ये दोनों भी गांव में चोरी की बात को लेकर मुझे हिदायत देने आए हैं। लगता है अब इन्हें भी कुछ गोल मोल बोलकर दिलासा देना पड़ेगा। हाँ भाई, मैं भी इस बारे में चिंतित हूं। मैंने पुलिस से बात की है, गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है और इंस्पेक्टर साहब ने बोला भी है कि वो जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर गांव वालों का सामान उन्हें वापस दिलवा देंगे, पर उसके लिए थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जयपाल जी, ये चोरियां अचानक इतनी क्यों बढ़ गई हैं?
और गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर साहब को बोलिए कि जो भी करना है जल्दी कीजिए, वरना अगर गांव वाले कहीं अपने पर आ गए तो वो चोरों को पकड़ भी लेंगे और उन्हें सजा भी दे देंगे। नहीं भाई, ऐसा करने की सोचना भी नहीं। अगर गांव वालों ने गलती से कुछ गलत कर दिया तो कहीं ऐसा न हो जाए कि पुलिस वाले चोरों को छोड़कर गांव वालों को ही पकड़ ले, कानून को अपने हाथ में लेने के लिए। जयपाल की ऐसी बातें सुनकर प्रभाकर सोचने लगता है। आखिर ये कैसा मुखिया है जो गांव वालों का साथ देने की जगह उन चोरों की तरफ से सोच रहा है? हाँ जयपाल भाई, हम गांव वालों को समझा देंगे, पर आखिर कब तक उनके भी सब्र की कोई सीमा है। इसलिए कह रहे हैं जरा इंस्पेक्टर साहब को बोलिए जल्दी इन चोरों का कुछ करने। जयपाल भाई, मुझे ऐसा लग रहा है चोर कोई हमारे गांव का ही है, क्योंकि बाहर का होता तो 1 दिन 2 दिन चोरी करके फरार हो जाता, पर ये चोर बिना डरे रोज रोज चोरियां कर रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई आप, मैं कहता हूं इंस्पेक्टर को। पर भाई, मुझे लगता है ये बाहरी लोगों का काम हो सकता है। शायद हमारे गांव को निशाना बनाया गया हो। जयपाल दोनों को अपनी बातों से बहला फुसलाकर मना लेता है और वो दोनों भी उसके घर से बाहर निकल जाते हैं। जयपाल की बातें सुनकर प्रभाकर और गिरिधर को संतोष नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। वे वहां से निकलने के बाद बाहर आकर आपस में बात करने लगे। क्या लगता है गिरिधर भाई, जयपाल कितना सच बोल रहा था? भाई, मुझे तो इसकी बातें सुनकर लग रहा था जैसे ये भी उन चोरों के साथ मिला हुआ है। हाँ भाई, वो बोल तो ऐसे रहा था जैसे कि अगर उन चोरों के साथ हमने कुछ किया तो उससे इसको बहुत नुकसान हो सकता है। तो फिर आज रात से जरा गांव में पहरा लगाना पड़ेगा, तभी तो इसकी असलियत बाहर आ पाएगी। यहाँ प्रभाकर और गिरिधर जयपाल के खिलाफ सबूत जुटाने की सोच रहे थे और वहीं दूसरी तरफ जयपाल इस चोरी के लिए किसी को फंसाने की तरकीब बनाने लगता है। अब गांव वालों को इस चोर से मिलवाना पड़ेगा, वरना कहीं मेरे आदमी पकड़े गए तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। एक काम करता हूं, बल्लू को इस चोरी के इल्जाम में फंसा देता हूं। वैसे भी वो बहुत गरीब है और उसकी मां भी बीमार है, तो लोगों को लगेगा कि ये अपने मां के इलाज के लिए चोरी कर रहा होगा। इसी कारण वो अच्छा मोहरा रहेगा और एक चोर पकड़ा गया तो गांव वालों का ध्यान उस पर चला जाएगा। फिर कुछ दिन इस काम को बंद करवा दूंगा और जब गांव के लोग निश्चिंत हो जाएंगे तभी ये खेल फिर से शुरू करवा दूंगा। वैसे भी अभी तक अच्छा खासा माल जमा हो चुका होगा। फिर क्या था, जयपाल तुरंत अपने शातिर चोरों को बुला लेता है और उन सभी को चुराया हुआ कुछ सामान बल्लू के घर के बाहर गाड़ आने बोलता है। उसी रात प्रभाकर जयपाल के घर के बाहर पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। तभी दो लोग जिनके चेहरे पर नकाब था उसके घर से बाहर निकले, जिन्हें देखकर प्रभाकर सोचने लगा, हो ना हो यही है वो चोर जिन्होंने गांव वालों के नाक में दम कर रखा है। पर ये लोग अपने साथ ये पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं? एक बार इनका पीछा करके देखता हूँ कहाँ जा रहे हैं। फिर क्या था, प्रभाकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो बल्लू के घर के बाहर आ जाता है। वहां वो देखता है वो दोनों बल्लू के घर के बाहर खड्डा खोदकर वो पोटली उसमें छुपा रहे हैं। चल भाई, मालिक के कहे अनुसार इसे तो छुपा दिया, अब बाकी का चुराया हुआ माल मालिक के यहाँ जाकर गाड़ देते हैं, क्योंकि मालिक आखिर गांव के मुखिया हैं, उन पर कौन शक करेगा। तू उसकी चिंता क्यों कर रहा है? वो माल तो मालिक के पास सही सलामत है। यहाँ ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं इन दोनों से थोड़ी दूरी पर खड़े प्रभाकर ने इनकी बातें सुन ली थी। फिर वो दोनों वहां से बाकी का चुराया हुआ माल लेने फिर से जयपाल के घर की ओर चल देते हैं। प्रभाकर फिर से उन दोनों का पीछा करने लगता है। फिर जब वो जयपाल के यहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि वो दोनों एक बड़ा सा संदूक जयपाल के घर के पास वाले पेड़ के नीचे गाड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो सारा चोरी का माल यहाँ छुपा दिया और थोड़ा माल बल्लू के घर के यहाँ रखकर बल्लू को फंसाने की साजिश करने वाले हैं। ठीक है, कल देखो मैं क्या खेल खेलता हूं। मुखिया जी, पुलिस को भी तुम खुद बुलाओगे और पुलिस आकर तुम्ही को पकड़ेगी। फिर क्या था, प्रभाकर तुरंत से गिरिधर से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और उसको सारी बात बता देता है और साथ ही साथ उसको मुखिया को फंसाने की तरकीब भी बता देता है।
फिर अगली सुबह सुबह बूढ़े चाचा जयपाल के घर के बाहर आकर जोर जोर से उसको आवाज लगाने लगते हैं। जयपाल, अरे ओ जयपाल, बाहर आ। कहाँ छुप कर बैठा है? जब से तू मुखिया बना है, हमारा तो जीना बेहाल हो गया है। बूढ़े चाचा को इतने जोर जोर से चिल्लाते सुन जयपाल डर जाता है और सोचने लगता है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? कहीं मेरे आदमी पकड़े तो नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रात को तो वो मुझे मिलकर गए थे, तब तक कुछ नहीं हुआ था और उन्होंने ने भी कुछ नहीं किया था। चलो देख कर आता हूँ, क्यों चिल्ला रहा है ये बूढ़ा? जयपाल हिम्मत जुटाकर बाहर आ जाता है। क्या हुआ चाचा, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या परेशानी है? अब क्या बोलूं तुझे? जब से तू मुखिया बना है, गांव में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। गांव में किसी ना किसी के यहाँ चोरी हो रही है। कल रात मेरे घर भी चोरी हो गई। अभी यहाँ बूढ़े चाचा और जयपाल बात कर रहे थे, तभी वहाँ गिरधर आ जाता है। क्या हुआ जयपाल भाई, कोई परेशानी है क्या? ये चाचा इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? हाँ भाई, कल रात चाचा के यहाँ भी चोरी हो गई है और इस चीज के लिए ये मुझे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्यों चाचा, आप मुखिया जी को क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हो? कल रात को जब मैं आपके घर के पास से गुजर रहा था, तभी मैंने बल्लू को आपके घर के बाहर टहलते देखा था। कहीं उसने तो ये चोरी नहीं की ना? गिरिधर की ये बात सुनकर जयपाल तो बहुत बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचने लगता है, क्या बात है, लगता है ऊपर वाला भी मुझ पर मेहरबान है। जिसको मुझे फंसाना था वो तो खुद ब खुद ही फंस गया। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है, बल्लू चोरी कर सकता है। वो कुछ दिन पहले मेरे पास पैसे मांगने आया भी था, क्योंकि उसे अपनी माँ का इलाज कराना है शहर ले जाकर। पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने उसे मना कर दिया था। फिर देर किस बात की है जयपाल भाई? आप तुरंत पुलिस को बुलाकर उसके घर की तलाशी लेने बोलिए। अगर उसने चोरी की होगी तो उसने चोरी का सामान अपने घर में ही रखा होगा। ठीक है भाई, मैं अभी इंस्पेक्टर साहब को बुलाकर बल्लू के घर ले जाता हूँ। और चाचा, आप भी चिंता मत कीजिए, आपका चोरी का सामान मिलते ही मैं आपको लौटा दूंगा। फिर कुछ देर में जयपाल और इंस्पेक्टर दोनों बल्लू के घर पहुंच जाते हैं और इंस्पेक्टर बल्लू को घर से बाहर बुलाता है। बल्लू बाहर आ, देख कौन आया है। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर बल्लू अपने घर के बाहर आ जाता है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप और मुखिया जी अचानक मेरे यहाँ, मुझसे कुछ काम था क्या? बल्लू, अब भोला बनकर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। सच सच बता दे कि गांव में तूने कितनी चोरियां की है। जयपाल की ऐसी बातें सुनकर बल्लू बहुत डर जाता है और वो इंस्पेक्टर से बोलता है, नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुखिया जी झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है। रुको बल्लू, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि तुमने चोरी की है या तुम्हें फंसाया जा रहा है। मुझे जरा तुम्हारे घर की तलाशी लेने दो। तभी इंस्पेक्टर की नजर पास की मिट्टी पर पड़ती है और जब वो उसे हटाता है तो वहां से पोटली मिलती है। पोटली को देखकर बल्लू तो चौंक जाता है, पर जयपाल बहुत खुश होता है और इंस्पेक्टर पोटली को हाथ में उठाकर मुखिया से बोलता है, मुखिया जी, ये रहा आपका मुजरिम। अब बोलिए क्या सजा देना है इसे। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और डाल दीजिए जेल में। इसने सभी गांव वालों के नाक में दम कर रखा था। नहीं मुखिया जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, पक्का मुझे फंसाया जा रहा है। तभी वहां प्रभाकर आ जाता है और इंस्पेक्टर से कहता है, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, ये बल्लू चोर नहीं है। चोर तो ये मुखिया है। अगर आपको पकड़ना है तो इस मुखिया जयपाल को पकड़िए। यही है जिसने सभी गांव वालों को लूटा है। प्रभाकर से ये बात सुनकर जयपाल के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। ये क्या कह रहे हो प्रभाकर भाई? मैंने गांव वालों को लूटा है, क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी पूरी चाल मुझे पता है। मैंने रात को तुम्हारे लोगों को देख लिया था और उनकी बातें भी सुन ली थी। और जिस इंस्पेक्टर को तुमने बुलाया है, इन्हें पूरी बात पता है। ये बस तुम्हारे सामने अनजान बन रहे हैं। इस समय तुम्हारे वाले दोनों आदमी भी जेल में हैं और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ कबूलनामा भी दे दिया है। ये सारी बातें सुनकर तो जयपाल पसीने से पानी पानी हो जाता है। अब चुप रहकर कुछ नहीं होगा। बताओ, तुमने गांव वालों के साथ ऐसा क्यों किया? जयपाल को समझ गया था कि अब चुप रहकर भी उसको कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी सारी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मुखिया बनना तो मेरे तरकीब का एक हिस्सा था। मैं इस गांव के सभी लोगों से उनकी जमीन लेकर शहर के एक बड़े व्यापारी को देने वाला था, ताकि वो यहां एक चीनी मिल खोल सके, और उसके बदले वो मुझे बहुत सारे पैसे देने वाला था।
पर मेरे सीधे मांगने से तो शायद कोई राजी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि लोगों को किसी भी तरह से परेशान करके उनकी जमीन छीन लूं, और मुझे सबसे आसान यही लगा कि अगर लोगों के यहां चोरी करवा के उनकी मालिया हालात को बदतर से बदतर बना दूंगा, और फिर वो लोग पैसों की मदद के लिए मेरे पास आएंगे और पैसे देने के बहाने मैं उनकी जमीन अपने नाम करवा लूंगा। फिर क्या था, जयपाल के मुंह से उसकी पूरी हकीकत सुनने के बाद इंस्पेक्टर उसे अपने साथ ले जाते हैं। धन्यवाद सेठ जी। अगर आप अपनी चतुराई नहीं दिखाते तो मुखिया जी पूरे गांव के सभी चोरियों का जिम्मेदार मुझे ठहराकर मुझे अंदर करवा देते। दोस्तों, इस तरह बेईमान मुखिया की सच्चाई भी सबके सामने आ गई और गांव की चोरियों का भी अंत हो गया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।